नमस्कार। इतिहास सीरीज के अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास में आज हम पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष। मगध के उत्कर्ष के क्या कारण थे और 16 महाजनपदों का जो जिक्र हमें मिलता है उनमें से मगध साम्राज्य का ही उत्थान क्यों हुआ। अन्य जो जनपद थे, अन्य जो महाजनपद थे, उनका उत्थान क्यों नहीं संभव हो पाया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16th सेंचुरी बीसी में हम जिन 16 महाजनपदों का जिक्र पाते हैं, चाहे वो अंगुत्तर निकाय से हो या भगवती सूत्र से हो या पाणिनि का अष्टाध्यायी में जो जिक्र किया गया है, तो इनमें से अंगुत्तर निकाय में जो 16 महाजनपद का जिक्र किया गया था, तो उन 16 महाजनपदों में से मगध भी एक महाजनपद था। और मगध महाजनपद का ऐसा उत्कर्ष हुआ कि जो भी 16 महाजनपद थे वो सारे धीरे धीरे मगध साम्राज्य के अंतर्गत समाहित होते चले गए। इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने संपूर्ण दक्षिण भारत को विजय प्राप्त कर लिया और भारतीय सीमा से बाहर भी हिंदू कुश पर्वत के पार भी अपना विजय पताका को फहराया, श्रीलंका तक विजय पताका को फहराया। तो क्या कारण थे कि मगध साम्राज्य का उत्थान हुआ, उत्कर्ष हुआ और मगध साम्राज्य इतना शक्तिशाली हो गया कि उतना बड़ा यूरोप का भी साम्राज्य नहीं था। तो इसके कारणों को जानना जरूरी है। यह बीपीएससी पीटी मेंस इंटरव्यू, यूपीएससी पीटी मेंस के लिए काफी लाभदायक है। इस क्लास को यदि हम देख लेते हैं, इसको अच्छा से इस वीडियो को देखते हैं, तो आप इनके सारे कारण को जान जाएंगे कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के क्या कारण थे। तो आइए चलते देखते हैं। काउजेज ऑफ राइजिंग ऑफ मगध। अनेक भी हो सकता है, मतलब कई महाजनपद रहे होंगे, जिनमें से अंगुत्तर निकाय में जिन 16 महाजनपदों का जिक्र हमें मिलता है, तो उसमें से मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ, इसके कारण। यह वीडियो दो पार्ट में होगा। पहले पार्ट में हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण को जानेंगे और दूसरे पार्ट में मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में किन किन राजवंशों का योगदान रहा, किन किन चक्रवर्ती सम्राटों का योगदान रहा, उसको हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के क्या कारण थे। तो अगर एक सम्मिलित तौर पर देखें तो इसके हम 7 कारण गिना सकते हैं। पहला कारण तो यह था कि इसकी राजधानी महत्वपूर्ण थी। दूसरा कारण हाथियों की बहुलता। तीसरा कारण यहां की जमीन की उर्वरता। चौथा कारण संयोगवश मगध साम्राज्य को जिन शक्तिशाली शासकों का योगदान मिला वैसे किसी दूसरे महाजनपद को नहीं मिला। फिर यहां की लोहा की अधिकता और यह अनार्यों का प्रदेश कहा जाता था। इसके अतिरिक्त ऐसे ऐसे विनाशक हथियारों का उपयोग हुआ, मगध महाजनपद के सामने किसी दूसरे महाजनपद को टिकने नहीं दिया और हर क्षेत्र में ये आगे बढ़ते रहे, अपनी विजय पताका को फहराते रहे, अपनी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सुदृढ़ीकरण करता रहा, अपनी स्थिति मजबूत करता रहा और कालांतर में धीरे धीरे मगध साम्राज्य एक बहुत विशाल साम्राज्य के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। हालांकि बाद में इसका पतन भी हुआ है, क्योंकि उत्थान और पतन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जिनका उत्थान होता है उसका पतन होना निश्चित है। तो पहले हम मगध साम्राज्य का उत्थान कैसे हुआ इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वह है मगध साम्राज्य की राजधानी। क्योंकि मगध साम्राज्य की जो दोनों राजधानियां थी, विदित हो कि मगध साम्राज्य की कालांतर में 3 राजधानी हुए। पहला था गिरिव्रज, दूसरा पाटलिपुत्रा और तीसरा वैशाली। तो 3 में से प्रारंभिक जो 2 राजधानी था, यानी राजगिरह, जिसको कि प्राचीन काल में गिरिव्रज के नाम से जानते थे, तो ये राजधानी जो था गिरिव्रज, वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और 5 पहाड़ियों से घिरे होने के कारण शत्रुओं का इस राजधानी पर आक्रमण करना बहुत ही मुश्किल था। इस कारण से राजधानी एक प्राकृतिक किला के अंदर स्थित था और किसी भी आक्रमणकारी को अगर मगध की राजधानी पर कब्जा करना हो, उस पर आक्रमण करना हो, तो यह सुवेद्य नहीं था।
क्योंकि पहाड़ पर से चढ़कर नीचे उतरना मगध की सेनाओं के नजरों से बच नहीं सकता था। इसलिए राजधानी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मगध साम्राज्य के उत्थान में। दूसरी राजधानी की अगर हम बात करें पाटलिपुत्रा, तो यह चारों तरफ जल दुर्ग से घिरा हुआ था। जल दुर्ग का मतलब है कि यह गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक नदियों के बीच में बसा हुआ था। आप देखेंगे तो गंगा के द्वारा कालांतर में जो तटबंध बना था, उसी तटबंध पर पाटलिपुत्रा जो है, यानी आज का पटना शहर, लंबाई में बसा हुआ है। और यहां दक्षिण साइड से सोन नदी आके मिलता था, उत्तर साइड से गंडक, और गंगा नदी के समानांतर जो है वो एक पुनपुन नदी बहती थी। तो इस तरह से चारों दिशाओं से जैसे ये पटना है तो इधर से सोन नदी, इधर से गंगा नदी, इधर से गंडक नदी और इधर से पुनपुन नदी। तो इस तरह से ये पाटलिपुत्रा को सुरक्षित करता था। और ये सुरक्षित होने के कारण इस पर आक्रमण करना मुश्किल था, क्योंकि उस समय ऐसा कोई पुल नहीं बना हुआ था, लोगों को नाव से पार करना होता था, जो कि बहुत ही मुश्किल था। तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में इसकी जो दोनों राजधानियां थी, जो कि एक दुर्ग का काम करता था, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और यह एक महत्वपूर्ण कारक रहा। अब चलिए हम दूसरे विषय पर बात करते हैं। मगध साम्राज्य के उत्थान में दूसरा जो कारक था वह था मगध के जंगलों में हाथियों की बहुलता। क्योंकि अगर आप मगध को देखेंगे, ये जो भारत का मानचित्र है, तो लगभग इस क्षेत्र में मगध साम्राज्य स्थित था। और धीरे धीरे इन्होंने अंग को जीत लिया, फिर कौशल को जीत लिया, और धीरे धीरे करके ये इसका दायरा बढ़ता चला गया। तो ये झारखंड है, झारखंड भी इसके अंतर्गत था। तो यहां पर जो हाथियों की बहुलता है झारखंड क्षेत्र में, जो कि उस समय मगध का एक पार्ट हुआ करता था, तो हाथियों की बहुलता ने जो मगध के राजवंशों की सेनाएं होती थी उसको काफी मजबूती प्रदान किया। क्योंकि उस समय के जो सेना होते थे वो पैदल होते थे, अश्वारोही होते थे, घोड़े का प्रयोग हालांकि बाद में ज्यादा प्रारंभ हुआ, और गज सेना होती थी। तो ये गज सेना के रूप में किसी भी युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाते थे। अगर आज की दौर की बात करें तो जिस तरह से देखते हैं कि थल सेना, नौसेना लड़ाई लड़ती है, और जब हमें निर्णायक लड़ाई लड़नी होती है तो हम वायुसेना को उतारते हैं, और वायुसेना अपने हवाई हमलों से जो दुश्मनों के ठिकाने हैं उसको तहस नहस कर देते हैं, जैसा कि हमने कारगिल युद्ध में देखा था। कारगिल युद्ध में जब थल सेना ने बढ़त बनाया और जब निर्णायक लड़ाई हासिल करनी थी, टाइगर हिल्स पर कब्जा करना था, तो किस तरह से वायुसेना ने जो भी दुश्मन और जो मिलिटेंट थे, घुसपैठी थे, उनके ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया था और विजय पताका हमने फहराया था। तो प्राचीन काल में वायुसेना तो नहीं थी, परंतु गज सेना जो है वो निर्णायक लड़ाई में अपनी भूमिका निभाती थी। तो मगध क्षेत्र में हाथियों की बहुलता ने मगध को सेनाओं को ऐसा विशालता और ऐसा मजबूती प्रदान किया कि कोई भी और जनपद जो है, महाजनपद, इसके सामने टिक नहीं पाया। मगध के उत्थान में जो मगध क्षेत्र की उपजाऊ जमीन थी उसका भी महत्वपूर्ण योगदान, क्योंकि मगध का जो इलाका था वह गंगा, यमुना, सोन, गंडक, कोसी, पुनपुन जैसे नदियों के द्वार क्षेत्र में बसा हुआ था। नदियां जब पहाड़ से चलती है तो अपने साथ काट कर लाई गई मिट्टी को वो अपना जो पहाड़ों की तलहटी से ही डिपॉजिट करना प्रारंभ कर देती है, और अंत में जो पंख बचता है, जो कि काफी उपजाऊ होती है, उसमें ह्यूमस की मात्रा काफी अधिक होता है, उसको मैदानी क्षेत्र में फैला देती है। जैसे अगर पहाड़ से ये नदी निकला, तो ये इस प्रकार से बाढ़ के दिनों में अपने चारों ओर अपने द्वारा लाए गए पंख को डिपॉजिट कर देता है, और इस तरह से ये मैदानी क्षेत्र में इसको कहते हैं जलोढ़ पंख, क्योंकि ये जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होता है। तो ये जलोढ़ पंख जो होता है वो उर्वरता की दृष्टिकोण से काफी जो है धनी होते हैं, और यह कृषि के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कृषि कार्य के लिए उर्वर भूमि, उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है। इस कारण से यहां जो नदियों की बहुलता थी और नदियों के कारण जो मगध क्षेत्र का मैदान है, ये मैदान में कृषि की उपज काफी अधिक थी, और कृषि की उपज ने मगध के लोगों को
मगध साम्राज्य के अंतर्गत, मगध महाजनपद के अंतर्गत जो भी लोग रहते थे, निवासी रहते थे, उनको आर्थिक संपन्नता प्रदान की। और जब प्रजा में आर्थिक संपन्नता आई तो राजाओं को वो टैक्स भी दिए, और उस टैक्स से मगध का जो राजकोष है वो हमेशा भरा हुआ रहता था। और इस कारण से मगध के जो भी राजवंश थे उनको लड़ाई लड़ने में काफी महत्वपूर्ण योगदान मिला। कृषि के कारण खाद्यान्न संकट तो दूर हुआ ही हुआ, जो आर्थिक संपन्नता आई उसके कारण मगध क्षेत्र का व्यापार और वाणिज्य का भी विकास हुआ। व्यापार और वाणिज्य में अंतर होता है। व्यापार का मतलब होता है वस्तुओं की खरीद बिक्री, और वाणिज्य का मतलब होता है जो सप्लाई चेन होता है, यानी उपभोक्ताओं तक वस्तुओं की पहुंच बनाना। तो ये इसमें जो काफी व्यापकता आई, इससे मगध के क्षेत्र की जो आर्थिक संपन्नता थी वो काफी अधिक थी, और यहां के लोगों को आर्थिक दृष्टिकोण से कोई परेशानी नहीं थी। ये मगध का मैदानी इलाका को आप देख सकते हैं, ये मगध का मैदानी इलाका है, और ये कृषि के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और चूंकि जो पाटलिपुत्रा राजधानी थी वो इस क्षेत्र में होने के कारण यहां से कंट्रोलिंग था। हालांकि मगध साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ और बाद में इन सब क्षेत्रों तक भी मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ, परंतु सेंटर पॉइंट जो था वह क्षेत्र काफी उपजाऊ था। और जब यह महाजनपद के रूप में था, 16 महाजनपदों में से एक था, तो यह क्षेत्र इसका था। और यहां से इन्होंने अंग को जीता, कौशल को जीता, अवंती को जीता, और इस तरह से इसका दायरा विस्तृत होता गया। तो कृषि के कारण यहां जो लोगों को खाद्य संकट से मुक्ति मिली, व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ, शिल्प और दस्तकारी का विकास हुआ, और इसके साथ ही जीवन यापन करने के लिए अनेक पेशाओं का जन्म हुआ। और मगध साम्राज्य की समृद्धि इससे दिनों दिन बढ़ती गई, और मगध साम्राज्य दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता गया, जिसके सामने और भी कोई महाजनपद टिक नहीं पाया। मगध साम्राज्य के उत्थान में अगर हम चौथे बिंदु के रूप में देखें तो मगध का जो धरती था वह खनिज संसाधन से काफी भरपूर थे। यानी सबसे पहले तो यहां वनों की बहुलता थी, और इस वन से लकड़ी प्राप्त होते थे, लकड़ी से घर बनते थे, ईंधन के रूप में प्रयोग होते थे। लकड़ियों से अलग अलग प्रकार के जो हमारे बिल्डिंग्स हैं, फर्नीचर्स हैं, वो बनाए जाते थे। इससे रथ भी बनता था, क्योंकि उस काल में रथ जो होता था वो युद्ध का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता था, और रथ से लोग लड़ाई लड़ते थे। इसके अतिरिक्त बैलगाड़ी, आम जनजीवन, कृषि, व्यापार, वाणिज्य के लिए बैलगाड़ी का काफी महत्वपूर्ण स्थान था। इसलिए इन सब चीजों में लकड़ी का बहुत बड़ा योगदान था। तो एक तो मगध के जंगलों में लकड़ी की बहुलता थी, और लकड़ी के कारण ये अपने जो भी साजो सामान है, जो भी परिवहन के साधन है, जो भी घर, इमारत, खिड़की, किवाड़ बनाना हो, ये लकड़ियों से आराम से बना लेते थे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है वो है लोहा। तो लोहा से क्या हुआ? एक तो लोहा के कारण हथियार बनने लगे, ऐसे ऐसे हथियार जैसे तलवार, क्योंकि लोहा की यहां अधिकता थी मगध के क्षेत्र में, क्योंकि इसका विस्तार धीरे धीरे फिर उड़ीसा तक होता गया। तो ये लोहे के विस्तार ने, ये लोहा के विस्तार ने तरह तरह के हथियार, जैसे कि आप तलवार देख सकते हैं, युद्ध के लिए तलवार, घरेलू काम के लिए खंती, गणासा, इन सब चीजों का जो आविष्कार हुआ, इस आविष्कार ने कृषि कार्य के साथ साथ युद्ध में भी इनकी विजय पताका को फहराने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इसके अतिरिक्त लोहा से जो पहले लकड़ी के हल हुआ करते थे, ये हल, तो ये लकड़ी का हल जमीन जोतने में जल्दी घिस जाते थे, टूट जाते थे। तो इसके आगे लकड़ी हल जो लोहा का फल लगने लगे, और लोहा के फल ने जमीन को जोतने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यही कारण है कि लोहा एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि पाषाण काल का अवसान हो चुका था। सिंधु घाटी सभ्यता के काल से ही हम देखते हैं कि धातु युग का प्रारंभ हो चुका था, परंतु जब लोहा का आगमन हुआ वैदिक काल से लेकर उसके बाद, तो फिर लोहे ने जो मानवीय सभ्यता को वो एक नया आयाम दिया। तो इससे हल का फाल बनता था, और इससे पहिया भी बनता था। पहिया के रूप में अगर हम देखें तो यहां देख सकते हैं ये पहिए का आविष्कार। तो पहिए के आविष्कार ने, क्योंकि नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो चुका था, और मौर्य काल आते आते पहियों का बहुआयामी उपयोग होने लगा। तो इस पहिए को, ये पहिया है,
इस पहिए को आप रथ में लगा लीजिए, बैलगाड़ी में लगा लीजिए, या किसी भी प्रकार के इक्के गाड़ी में लगा लीजिए, और इसका परिवहन के साधन के रूप में व्यापक प्रयोग होने लगा। लेकिन पहिया में एक दिक्कत था कि पहिया लकड़ी का होता था, और इस लकड़ी का पहिया भी बहुत कम टिकाऊ होता था। परंतु जब लोहा का आविष्कार हुआ तो इस पहिए के ऊपर हाल चढ़ाया जाने लगा, और यह हाल क्या होता था? यह लोहा का होता था, और लोहा के हाल ने पहिए को घिसने से बचाया, उसको मजबूती प्रदान किया, और इस तरह से परिवहन यानी एक जगह से दूसरे जगह आना बिल्कुल आसान हुआ, सामान को ढोना आसान हुआ। इससे कृषि में सहायता मिला और व्यापार वाणिज्य में प्रगति हुई। इसके अतिरिक्त हम देखें तो लोहा के साथ साथ कई अन्य धातुओं का भी इस काल में मगध महाजनपद के उत्थान में सहयोगी बना, और वो है तांबा। तो चूंकि तांबा के कारण मुद्रा का निर्माण हुआ, और मुद्रा ने क्या किया कि जो विनिमय था, एक्सचेंज था, उसको काफी आसान कर दिया। क्योंकि पहले का जो एक्सचेंज हुआ करता था वो सामान के बदले सामान, यानी वाटर सिस्टम, यानी गेहूं से चावल बदल लीजिए, कपड़ा से धान को बदल लीजिए, तो इस प्रकार से होता था। लेकिन मुद्राओं के व्यापक प्रयोग ने, धातु का चूंकि आविष्कार हो चुका था और तांबा ने इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। चूंकि तांबे की मुद्रा कई दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण थे, और तांबे को मुद्रा के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। बाद में सोने और चांदी के भी मुद्रा बने, लेकिन ये तांबे की मुद्रा ने विनिमय को इतना आसान बना दिया कि इससे लोग अपने सामानों का अच्छी तरीके से एक्सचेंज करने लगे, सुविधापूर्वक इनको आसानी हुआ, और इससे व्यापार और वाणिज्य में भी काफी प्रगति हुआ, जिसको हम यहां देख सकते हैं। ये देखिए तांबे की जो मुद्रा है, इस तांबे की मुद्रा ने आर्थिक जगत को एक नया आयाम दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि खनिज संसाधन जैसे वन हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, तो इन सब ने मगध महाजनपद के उत्थान में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। मगध साम्राज्य के उत्थान में पांचवा जो कारक था वह था मगध का स्वतंत्र वातावरण का होना। यानी स्वतंत्र वातावरण का मतलब यह है कि यहां पर प्रजा स्वतंत्र थे, यहां पर बहुत ज्यादा धार्मिक बंधन नहीं था, राजा का भी बहुत ज्यादा प्रजा पर हस्तक्षेप नहीं था, क्योंकि यह जो मगध का जो क्षेत्र था तो वह अनार्यों का देश कहलाता था। क्योंकि आर्य जब आया था, आर्यन संस्कृति जो ब्राह्मण संस्कृति है, तो उसका पश्चिम दिशा से प्रसार हुआ था, और अभी भी जो मगध महाजनपद था तो वहां पर आर्यों का प्रवेश सही ढंग से हो नहीं पाया था। जब आर्यों का प्रवेश हुआ था, उनकी संस्कृति जब देश में पैर पसार रही थी, उसी समय पर यहां पर बौद्ध और जैन धर्म का भी प्रचार प्रसार हो रहा था। और तत्कालीन जो ब्राह्मणीय व्यवस्था है, जो तत्कालीन आर्यन संस्कृति है, उस पर बुद्ध और जैन ने, गौतम बुद्ध और महावीर जैन ने करारा चोट किया था, और जिसके कारण क्या हुआ कि ब्राह्मण व्यवस्था और कट्टरपंथ यहां पर पनप नहीं पाया। बौद्ध और जैन ने आडंबर और कर्मकांड पर करारी चोट किया, जिससे क्या हुआ कि जो वैदिक युग में हम सामाजिक विभाजन देखते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में, तो वो विभाजन यहां हो नहीं पाया, जिसके कारण सामाजिक एकजुटता था। और किसी भी राज्य की प्रगति में जो सहायक तत्व है वह यह है कि लोग जो है देश से प्रेम करें, सब लोगों में समरसता हो, समानता हो, एकजुटता हो। अगर देश पर कोई संकट आए तो हर कोई अपनी परिवार या अपने घर की संकट समझकर उसका सामना करे, और तब जाके यह सफल हो सकता है। तो यही हाल था कि मगध महाजनपद में, चूंकि यह कर्मकांड नहीं था, आडंबर नहीं था, ब्राह्मणी व्यवस्था नहीं था, और जो सामाजिक विभाजन है वो नहीं था, इसलिए लोगों में एकजुटता थी, और प्रजा जो है दिलो जान से राजा को चाहते थे, टैक्स देते थे, और समाज में कोई भेदभाव नहीं था। आठवां पॉइंट के रूप में हम देखते हैं नए नए विध्वंसक हथियारों का प्रयोग। अब देखिए इतिहास गवाह है कि जब जब नए नए हथियार आए तो वो पूरा विश्व की व्यवस्था बदलने में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो प्राचीन को काल में लोग पत्थर से लड़ाई लड़ते थे, फिर तीर धनुष का जमाना आया, तीर धनुष के बाद जब लोहा का आविष्कार हुआ तो तलवारों का युग आया। भारत पर जब अरब आक्रमण हुआ तो आप देखे होंगे कि घोड़े का आगमन हुआ, और घोड़े इतनी तेज गति से अंदर प्रवेश करते थे युद्ध क्षेत्र में कि उसके सामने जो गज सेना थी, पैदल सेना थी, और विभिन्न प्रकार के रथ सेना थी, सभी उसके सामने टिकना मुश्किल हो जाता था। तो घोड़ा का प्रयोग अरबों ने किया। जब बाबर भारत आए
तो उन्होंने तोप लाया और इन तोप से जो यहां पर जो राजाओं के जो बड़े बड़े किले हुए करते थे, बड़े बड़े फाटक हुए करते थे, उसको आसानी से वो तोड़ देते थे। तो तोप ने बाबर की जीत की भूमिका यहां पर तैयार कर दिया और आसानी से वो जीतते चले गए। तो उसके बाद अगर देखें तो अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने बंदूक लाया और उस बंदूक के बल पर, चूंकि एक बंदूक को एक अकेला आदमी भी ऑपरेट कर सकता था, तो अलग अलग सैनिक जो है बंदूक के सहारे कहीं भी जाकर लड़ाई करते थे और छोटा से हथियार से वो विजय प्राप्त करते थे। तो बंदूक के सहारे जो है वो यूरोपीय लोग, खास करके अंग्रेज लोग, यहां पर अपनी विजय पताका को फहराए। इसके अतिरिक्त अगर देखें, प्रथम विश्व युद्ध में कई तरह के रासायनिकों का प्रयोग हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में आज भी अगर अमेरिका सुपर पावर है तो उसका कारण क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने ऐसा विध्वंसक हथियार का प्रयोग किया कि मानव सभ्यता पूरी उस चीज को देखकर स्तब्ध रह गया, डर गया, सहम गया। और यही कारण है कि आज तक फिर दूसरा कभी ऐसा मौका देखने को नहीं मिला जब परमाणु बम का प्रयोग हुआ हो। तो अमेरिका ने जो परमाणु बम लाया, उस परमाणु बम के सहारे वो आज विश्व की बादशाहत कायम करने में सफल हुआ है। तो इस तरह हथियारों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो हम यहां देखते हैं कि मगध साम्राज्य के, मगध महाजनपद के उत्थान में अजातशत्रु का, बिंबिसार और अजातशत्रु का काफी भूमिका है, जिनमें अजातशत्रु वैशाली के युद्ध में, जब ये वैशाली का युद्ध लड़ रहे थे, तो वैशाली पर विजय प्राप्त करने के लिए इन्होंने महाविनाशक हथियारों का प्रयोग किया। उनमें से एक था महाशिलाकंटक। यह तत्कालीन समय का परमाणु बम जैसा ही प्रयोग एक तरह से मान सकते हैं कि जिस तरह से जनसंहारक थे, तो ये महाशिलाकंटक है, एक तरह से पत्थर दागने वाला मशीन था। ये पत्थर का वार करते थे, इतनी तेजी से वार करते थे कि सेनाओं के छक्के छूट जाते थे, विपक्षी सेनाओं के। और दूसरा था रथ मुसल। उसका यह एक प्रतिरूप है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही रहा होगा, लेकिन ये हम एक प्रतीक के रूप में इस चित्र का प्रयोग किए कि रथ मुसल ऐसा रहा होगा, जिसको आप कुछ सिनेमाओं में भी देख सकते हैं। खास करके बाहुबली सिनेमा में इस हथियार का प्रयोग करते हुए दिखाया गया, इस हथियार का भी प्रयोग करते हुए दिखाया गया। तो ये महाशिलाकंटक और रथ मुसल दो ऐसे हथियार थे जिसको कि अजातशत्रु ने वैशाली के साथ युद्ध में प्रयोग किया था। और वैशाली एक जनसंघ होने के कारण भी, उसकी इतनी मजबूती थी, इसके बावजूद भी उसे अजातशत्रु के सामने घुटने टेकना पड़ा था। तो ये हथियारों की सबसे बड़ी विशिष्टता थी। उसके बाद सातवां पॉइंट के रूप में लेते हैं, सारी परिस्थितियां अगर होती, सब चीज होता, हाथी होते, यहां का कृषि उपजाऊ होता, व्यापार वाणिज्य का विकास होता, हथियार होते, सब कुछ होता, परंतु अगर राजा सही नहीं होता तो फिर इस साम्राज्य का उत्थान होना मुश्किल था। तो संयोग से मगध को ऐसे ऐसे शक्तिशाली, कुशल और दूरदर्शी राजाओं का नेतृत्व प्रदान हुआ, उनका राजत्व प्रदान हुआ कि मगध जो महाजनपद है, इनके नेतृत्व में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता चला गया। तो इनमें से कुछ हम देख सकते हैं, जैसे प्रारंभिक राजवंशों में हरियंक राजवंश, तो ये वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। इसमें बिंबिसार थे। तो बिंबिसार ने अपने आसपास के जो पड़ोसी महाजनपद थे उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके उनके साथ मित्रता कर लिया। प्रारंभ में इन्होंने अंग महाजनपद को, जो यहां के शासक थे ब्रह्मदत्त, उसको पराजित करके अंग को अपने में मिला लिया। इस तरह से मगध का जो सीमा है वो पूर्वी सीमा जाकर बांग्लादेश यानी गंगा नदी समुद्र के किनारे तक पहुंच गई। और कौशल नरेश जो कि इसके मगध के पश्चिम में पड़ता था, उनकी बहन महाकोसला देवी से विवाह किया। फिर पंजाब की राजकुमारी, मद्र की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया और लिच्छवी राजकुमारी चल्लन्ना से विवाह किया। और इस तरह से अपने पड़ोसी महाजनपदों से विवाह के माध्यम से इन्होंने अपना स्थिति मजबूत किया, जो कि उसके साम्राज्य के विस्तार में सहायक बना। परंतु इनके जो पुत्र थे अजातशत्रु, उन्होंने इस नीति का त्याग किया और उन्हें युद्ध की नीति अपनाया। इसके अतिरिक्त देखिए कि कुछ प्रदेश से बिंबिसार ने कूटनीति का प्रयोग किया और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। जैसे अवंती है, तो अवंती के जो राजा थे वो जब बीमार पड़े तो यहाँ जो राजवैद्य जीवक हैं, तो जीवक को उनके इलाज के लिए भेजा और इलाज कर देने के बाद जो है वो काफी अनुग्रहित हो गया मगध के प्रति। उसके बाद गांधार है, सेरुक है, इन महाजनपदों से बिंबिसार ने कूटनीति यानी मैत्रीतापूर्ण संबंध स्थापित किया। इसके अतिरिक्त जो है युद्ध एवं विजय नीति का भी सहारा लिया, क्योंकि अंग प्रदेश इसके अंतर्गत आ गया था जिसमें लोहा की अधिकता थी। तो लोहा से
हथियारों का व्यापक स्तर पर प्रयोग बढ़ा, और इससे क्या है कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराया। अजातशत्रु ने कौशल के साथ युद्ध किया और लिच्छवी के साथ युद्ध किया। दोनों ही युद्ध में अजातशत्रु को विजय प्राप्ति हुई और इस तरह से मगध की सीमा बढ़ती चली गई। बाद में आप देखिए कि मगध पर जब शिशुनाग वंश, चूंकि हरियंक वंश के अंतिम शासक नागदशक अपदस्थ हो गए, शिशुनाग के महापद्मनंद, इन्होंने भी अपना सीमा बढ़ाया और घनानंद के समय भारत की सीमा जो है वो काफी विस्तृत हो चुकी थी और घनानंद के समय ही सिकंदर का आक्रमण होने वाला था, जो उस समय कूटनीति के जरिए चाणक्य ने उस समय चंद्रगुप्त मौर्य को मगध की गद्दी पर आसन कराया और इस तरह से मौर्य साम्राज्य का प्रारंभ हुआ। और मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय गाथा को आप आगे पढ़ेंगे और बाद में सम्राट अशोक ने किस तरह से युद्ध नीति यानी भेरी घोष के स्थान पर धम्म नीति का पालन किया और इन्होंने कहा कि हम युद्ध से विजय प्राप्त नहीं करेंगे बल्कि लोगों के दिलों पर विजय प्राप्त करेंगे। और इस तरह से जो मगध का साम्राज्य का है वो काफी विस्तार हुआ और दूर दूर तक आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत, भूटान से लेकर श्रीलंका तक मगध साम्राज्य की सीमा विस्तृत हो गई। तो मगध के उत्थान में यहाँ के चक्रवर्ती सम्राटों, कुशल शासकों और दूरदर्शी नेतृत्व की भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इस कारण से मगध साम्राज्य उत्थान कर सका है। और एक अंतिम पॉइंट के रूप में हम रखेंगे कि अगर सब कुछ होता और परंतु यहाँ का प्रजा अगर ठीक नहीं होता, प्रजा राजा का साथ नहीं देते, तो फिर राजा बेबस हो जाते। तो संयोग से, चूंकि मैंने पहले ही बताया, यहाँ का सामाजिक वातावरण इस तरह से था कि कर्मकांड नहीं था, ब्राह्मणी सिस्टम नहीं था, सामाजिक विभाजन नहीं था और इस कारण से यहाँ एकजुटता था। तो राजा के प्रति प्रजा का बहुत ही प्रजा वात्सल्य था। एक तरह से वो राजा से प्रेम करते थे, उन्हें ईश्वर का दर्जा देते थे और राजा की किसी बात को अवहेलना नहीं करते थे। मगध के लोग काफी परिश्रमी थे, वो परिश्रम करते थे अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। ये अगर भावना जब नागरिकों के अंदर आ जाएगा तो कोई भी देश को तरक्की करने से नहीं रोक पाएगा। जैसे कि आज के समय में हम इजराइल को देखते हैं, तो उस तरह का मगध का भावना था। तो प्रजा की जो राजभक्ति थी वह मगध साम्राज्य के उत्थान में काफी ज्यादा सहायक बना। तो क्या क्या था कि प्रजा जो है ईमानदारी से टैक्स देते थे, बल्कि वो इसलिए भी परिश्रम करते थे कि टैक्स अधिक से अधिक आए और हम राजा को टैक्स दे पाए। दूसरा है कि राजा को हर हाल में समर्थन करते थे, किसी भी प्रकार का युद्ध हो या फिर अकाल हो या कभी भी विपत्ति आए और राजा को हमेशा समर्थन रहता था। कभी भी मगध काल में जन विद्रोह, कुछ मामलों को छोड़कर देखा जाए तो मगध महाजनपद के राजाओं को जन विद्रोह का सामना नहीं करना पड़ा। उसके बाद चूंकि प्रजा यहाँ का परिश्रमी थी तो कृषि, व्यापार, शिल्प, दस्तकारी इत्यादि चीजों का काफी व्यापक स्तर पर विकास हुआ और जिससे क्या है कि मगध महाजनपद की समृद्धि होती रही है और दिनों दिन इसका जो है सीमा का विस्तार होता रहा। ये जो 7-8 कारण थे तो मगध महाजनपद का उत्थान हुआ और इतिहास में ये मगध साम्राज्य के नाम से अमर हो गया। तो ये रहा मगध साम्राज्य की उत्थान की कहानी। अगले वीडियो में हम मिलेंगे मगध के प्रारंभिक राजवंशों से लेकर इसके उत्थान और पतन में क्या क्या कारक थे और किस किस राजाओं का यहां पर शासन प्राप्त हुआ और क्या रही मगध की और विशेषताएं, इसके बारे में हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।